नमस्कार साथियों, मैं विनोद एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म नेशनल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेशनल एकेडमी हमारी संस्था है वो ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराती है। और संस्था कहाँ है आपको पहले से ही पता है, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो एमबी नगर जोन 2 भोपाल में स्थित है। और अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये जो माध्यम आपको सामने दिख रहे हैं, इन सभी माध्यमों से आप संस्था से किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए, 2020 के मेंस के रिगार्डिंग हमसे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए है, 2021 का जो पीटी एमपीपीएससी का होने वाला है, प्रीलिम्स जो होने वाला है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए है या फर्दर क्वेरीज अगर आपको करनी है तो आप हमसे इन माध्यमों से या इन कॉन्टैक्ट नंबरों के माध्यमों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं साथियों हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका ये हमारा सेकंड वीडियो है। और जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक व्यवस्था का क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था। उसी इंट्रोडक्शन सीरीज का ये अगला वीडियो है, जो कि मैंने आपसे उसी लेक्चर में बोला था कि जो हमारी इंट्रोडक्टरी सीरीज है पॉलिटिकल सिस्टम की, उसमें लगभग 2 वीडियोस लगने वाले हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और हम आज के लेक्चर में किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया था मैंने? राज्य के तत्व, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इनकी सारी डिटेल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। इसी के जस्ट बाद जो आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा वो क्या? शासन के अंग। शासन के अंग से मतलब क्या? शासन के अंगों की अगर पर्टिकुलर आप बात करेंगे तो शासन के अंगों में क्या आएगा? आप देखिए, शासन के अंगों में 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। इनकी तीनों की डिटेल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं साथियों। इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 2 तरह की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, और इसी के साथ साथ मैंने आपको विधि के प्रकार भी पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ लॉ भी पढ़ाए थे, जिनके अंदर हमने पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि, नेचुरल लॉ, नैसर्गिक विधि, कॉमन लॉ, लोक विधि और डिवाइन लॉ, मतलब कि देवी विधि जो होती है या देवी जो नियम चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो साथियों उसको जस्ट हम आगे बढ़ाते हुए हमारी सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो आप देखिए कौन सा होने वाला है। इंट्रोडक्टरी सीरीज में तो अगला टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा है आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें जो लिखा है वो लिखा है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम आज कंप्लीटली लिबरेट करने वाले हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, हम उसको भी लिबरेट करेंगे। साथियों यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि परिसंघात्मक प्रणाली क्या है, संघात्मक प्रणाली क्या है, एकात्मक प्रणाली क्या है। कई बार मेंस के एग्जामिनेशन में प्रश्न संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली इन दोनों की तुलना के रूप में ही पूछे गए हैं। इन दोनों में अंतर भी कई बार पूछे गए हैं। और चूंकि जो हमारी व्यवस्था चलती है, जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, उसमें जो पूरा सिस्टम चलता है वो कहीं ना कहीं इनमें से एक कोई ना कोई सिस्टम जरूर होगा। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको इंडिया से भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में पर्टिकुलर कौन सी व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सब पूरा बेसिक पार्ट है और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में वो बेसिक पार्ट से ज्यादा आते हैं। तो अगर ये पार्ट आपका क्लियर होगा तो आगे के जो लेक्चर्स हैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं साथियों इसमें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि किस हिसाब से डिवाइडेशन को दिखाया गया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, इसमें 2 आधार मेनली हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में। पहला आधार है केंद्र व प्रांतों के संबंध के आधार पर। जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है मतलब सरकार के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला प्रकार क्या है? केंद्र व प्रांतों के संबंध के आधार पर। केंद्र मतलब सेंटर और जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उनके जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के आधार पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। तो उनके संबंधों के आधार पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 3 प्रकार का आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? परिसंघात्मक प्रणाली, कन्फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम, एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। सेकंड इन्होंने देकर रखा है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिलेशन, इन दोनों के संबंध के आधार पर। अलग अलग बातें हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्टेट सेंटर रिलेशन,
स्टेट और सेंटर के संबंधों के आधार पर। तो 3 प्रकार हमने देखे। इसके जस्ट बाद आपको दिया है कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर। तो यहां हमने 2 प्रकार आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 2 प्रकार आपको दिख रहे होंगे, संसदीय प्रणाली, ठीक है, और सेकंड जो आपका है वो कौन सा है, अध्यक्षीय प्रणाली। साथियों एक एक कर समझते हैं किसमें क्या होता है और किसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किसका क्या एग्जाम्पल है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। आप पहले ये देखिए कि परिसंघात्मक प्रणाली में मैंने एक सेंटेंस लिख कर रखा है कि डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या बोला है मैंने, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। दैट मींस इसका मतलब क्या है, तो इसका जो हिंदी मतलब है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ। अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ। अगर आपसे वो 3 नंबर में सिर्फ परिसंघात्मक प्रणाली पूछ ले तब क्या लिखेंगे कि परिसंघात्मक प्रणाली जो है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ है। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वर्तमान समय में दुनिया में कम ही एग्जिस्ट करती है, कम ही दिखाई देती है। लेकिन इस व्यवस्था का एक अच्छा एग्जांपल स्विट्जरलैंड हो सकता है। दैट मींस अब तो वहां पर भी नहीं है, लेकिन पहले था कि स्विट्जरलैंड कन्फेडरेशन था। जब अमेरिका शुरुआत में बना था तब वो भी कन्फेडरेशन था। और जब यूएसएसआर शुरुआत में बना और जिस तरीके से वो टूटा, और जब वो टूटा तो उस समय हम दिखाई देगा कि वो भी एक परिसंघात्मक प्रणाली का उदाहरण रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहली प्रणाली कौन सी है, परिसंघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम। इस फेडरल सिस्टम के बाद ही हमारे यहां पर मतलब इस दुनिया में संघात्मक प्रणाली बनी होगी। इसके साथ साथ ही एकात्मक प्रणाली का विकास भी धीरे धीरे हुआ होगा। लेकिन आप ये देखिए कि मेनली डिफरेंस क्या है। तो अगर 3 नंबर में वो आपसे पूछ ले तब इतनी बात लिखकर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आपका आंसर बहुत सही मायनों में एक मॉडल उत्तर रहेगा 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझा कि इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया है साथियों। सेकंड पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा वो है संघात्मक प्रणाली। तो संघात्मक प्रणाली में हम किन चीजों पर बात करेंगे वो देखिए। जब मैं संघात्मक प्रणाली की बात करूंगा तो मैं इस प्रणाली को थोड़ा सा इससे फ्लेक्सिबल लेकर चलूंगा, लचीला लेकर चलूंगा। ठीक है, और इस प्रणाली में क्या है, इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। दैट मींस क्या है आप वो देखिए। यहां लिखा डिस्ट्रक्टिबल, यहां लिखा इंडस्ट्रक्टिबल, लेकिन यहां दोनों ही जगह क्या लिखा है, इंडस्ट्रक्टिबल, और यहां भी इंडस्ट्रक्टिबल। दैट मींस इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, इसका मतलब हिंदी में यह होगा अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। आप सोच रहे हैं इनका मतलब क्या है कहने का, मैं वही आपको बताने वाला हूं। आप देखिए यहां पर हमने देखा डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ। दैट मींस इसका मतलब यह था कि राज्य जो हैं उन्होंने समझौता किया है और समझौता कर कर एक संघ बनाया है, और वो जब चाहें उस संघ को तोड़ सकते हैं, उस संघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब संघ को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि यूएसएसआर जब टूटा तो यूएसएसआर का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया और अलग अलग देश बन गए, अलग अलग स्टेट बन गए। दैट मींस क्या है कि अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ है, मतलब राज्य मिलकर संघ को तोड़ सकते हैं। लेकिन साथियों भारत में व्यवस्था नहीं है। भारत में अगर राज्य मिलकर चाहें तो क्या भारत को खत्म कर सकते हैं, संघ को तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। एक और इसमें हिंदी में चलता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब ना तो राज्य विनाशी हो सकते हैं, ना तो राज्य विभाजित हो सकते हैं, ना ही संघ विभाजित हो सकता है। दैट मींस ये है कि राज्य अगर हैं तो वह राज्य संघ को खत्म नहीं कर सकते। मतलब राज्य भी अविभाजित है तो संघ भी अविभाजित है। और फेडरल स्ट्रक्चर का या फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वर्तमान में अमेरिका। जब अमेरिका बना था तब अमेरिका क्या था, अमेरिका में राज्यों ने समझौता किया था।
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ी, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिए कि नहीं, आपने समझौता किया है, लेकिन अब आगे जाकर आप किसी भी तरीके से संघ से अलग नहीं हो सकते, मतलब आप अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इज दैट क्लियर? तो इसका एग्जांपल क्या है? अमेरिका। थर्ड नंबर पर आपको दिया है साथियों एकात्मक प्रणाली, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, जैसे कि ब्रिटेन। इसका शानदार एग्जांपल क्या होगा? ब्रिटेन होगा। भारत में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भारत में कई मायनों में इन दोनों की मिलीजुली व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, मतलब संघात्मक प्रणाली भी देखने के लिए मिलेगी और एकात्मक प्रणाली भी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जो भारत का सिस्टम है वो इस मामले में क्वाजी फेडरल सिस्टम है, मतलब अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। दैट मीन्स अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है? अर्ध संघात्मक का मतलब यह है कि हमने इस दुनिया में जो चीजें चल रही थी उनसे किसको अपनाया? हमने अच्छी चीजें इसकी भी उठा ली और इसकी भी उठा ली। मतलब हमारे देश को इन दोनों के जिन तत्वों की जरूरत थी, जिन चीजों की जरूरत थी, हमने हमारी आवश्यकता के मुताबिक वो चीजें उठाई और हमने एक नई व्यवस्था ईजाद कर दी जिसमें संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली दोनों के गुण देखने के लिए मिलता है, और इस तरीके से भारत की व्यवस्था बनी अर्ध संघात्मक प्रणाली। दैट मीन्स संघीय व्यवस्था है लेकिन आधी संघात्मक है और आधी यूनिटरी के आसपास है, मतलब यूनिटरी और संघात्मक दोनों का मिक्सचर है। इसलिए हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो भारत में है क्या चलता है? भारत में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस लाइन को समझिए कि भारत में क्या चलता है? फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ। मतलब हमारे यहां पर शक्ति का विभाजन तो रहेगा, लेकिन केंद्र के पास शक्ति थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। क्लियर है साथियों? इतना तो बढ़ते हैं आगे इसी में एकात्मक प्रणाली में कि विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, मतलब राज्य संघ को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन संघ अगर चाहे तो राज्यों से या राज्यों को विभाजित कर कोई नया राज्य बना सकता है। और भारत में भी इस मामले में हमें यह व्यवस्था कहीं देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं अगर संघ चाहे तो उन राज्यों के जो सीमाएं हैं उन्हें परिवर्तन करता है। जैसे कि 2014 में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मिलेगा कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य भारत में बनाया गया। जिस प्रकार आप मध्य प्रदेश लोकसभा की तैयारी करते हो, जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। लेकिन साथियों संघ विभाजित नहीं हुआ, भारत विभाजित नहीं हुआ। इट मीन्स हम क्या हैं? हम विभाजित राज्यों के अविभाज्य संघ हैं। आप बोलेंगे ये तो यूनिटरी सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर इसके गुण भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि संघात्मक प्रणाली में दोनों को बराबर पावर होती है, स्टेट को भी और राज्यों को भी। लेकिन हमारे यहां पर से जो सिस्टम है उसमें शक्ति का विभाजन तो है, लेकिन स्टेट के कंपैरिजन जो देश है, संघ है, देश की जगह संघ वर्ड यूज करेंगे आप, यूनियन जो है उसको ज्यादा पावर दी गई है। क्लियर है साथियों? इतना तो तीनों व्यवस्थाएं क्लियर हो गई हैं आपको विद एग्जांपल। आप इसमें आगे देखिए उन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इसके जस्ट बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना है, वो है बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिलेशन। इन दोनों के आधार पर व्यवस्थाओं के प्रकार, इन दोनों के आधार पर व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। मैंने इसको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाया था कि क्या होती है, वो उसी सेम वही प्रणाली है पूरी की पूरी। मैं फिर से यहां पर एक बार आपको डबल से समझा दे रहा हूं कि इसमें क्या चीजें रहती। तो देखिए दो व्यवस्थाएं हैं, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री, और एक और कौन सी है? अध्यक्षीय मतलब प्रेसिडेंशियल। इसका एग्जांपल हमने आपको कल क्या बताया था, मतलब अगले लेक्चर, पिछला हमारा लेक्चर, उसमें क्या बताया था? अमेरिका। और इसका एग्जांपल हम क्या बता रहे हैं आपको? इसका एग्जांपल है ब्रिटेन और इंडिया, ये दोनों एग्जांपल हैं इसके। तो जब मैंने संसदीय शासन प्रणाली की बात आपसे की थी, संसदीय प्रणाली की मैंने अगर आपसे बात की थी, तो आप देखिए संसदीय प्रणाली जो है वो प्रणाली कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुई है ब्रिटेन से, उसकी उत्पत्ति ही ब्रिटेन से हुई है।
जब 1215 का मैग्ना कार्टा पढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ पर संसदीय विशेष अधिकार आएंगे, संसद को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का ओरिजिनेट होगा। होता क्या है साथियों पार्लियामेंट्री सिस्टम में? सुनिए फिर से एक बार, पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति की तुलना में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। लोकसभा राज्यसभा सदन होते ही हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो हम आगे पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। इस एक परिचय है, परिचय को परिचय की तरह समझिए आप कि इन सिस्टम से आपका थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए और जब वर्ड आगे आए तो आपको ये पता रहे कि हाँ इन वर्ड्स का मतलब ये होता है। अध्यक्षीय प्रणाली देखने के लिए मिलती है अमेरिका में। चूंकि यहाँ पर जो मेन पावर है वो किसके पास होती है साथियों? प्रेसिडेंट के पास होती है, वहाँ के राष्ट्रपति के पास होती है। जो मुख्य जो पावर है वहाँ के राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव वहाँ के राष्ट्रपति महोदय होते हैं और स्टेट में गवर्नर होता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री इतना ताकतवर नहीं होता है। तो क्लियर है साथियों सारी की सारी कहानी? ठीक, आई होप आपको इतनी पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। तो आप फिर से एक बार इसको रिविजन करते हैं, थोड़ा सा देखिए आप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हमारे या मेन स्लाइड की तरफ। तो देखिए फिर से आपको दिख रहा होगा, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। बेस्ड ऑन स्टेट सेंटर रिलेशन, तो 3 परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। अब 3 नंबर में आता है या ज्यादा मार्क्स में भी आता है तो आप लिखिएगा इसको, और मैं आगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो बताऊंगा इनको, इसको जब पूरा इन डिटेल पढ़ाऊंगा तो और भी बताऊंगा। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिलेशन, संसदीय प्रणाली, और इसके बाद हमारी कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली। इनकी डिटेल और इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। अब एग्जाम्पल्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा कि इनके मेनली एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश में कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब इन सारी व्यवस्थाओं को आपने देखा, इन सारी व्यवस्थाओं में हमने एक इंपॉर्टेंट बात जो की है वो मैंने इंडिया के बारे में भी आपको बताया कि भारत में इन दोनों का मिला जुला रूप है, संघात्मक का और एकात्मक का। इसलिए हमारे यहाँ पर अर्ध संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन सशक्त केंद्र के साथ पाई जाती है। और इन दोनों व्यवस्थाओं में से हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली पाई जाती है। क्लियर साथियों? लेकिन हमारा मेन प्रिंसिपल है वो इस पर आधारित है, संघात्मक प्रणाली पर। कैसे है वो आगे आप पढ़ेंगे। बढ़ते हैं साथियों आगे अब इसी में। तो इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है। अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र, यहां से क्वेश्चन भी आए हैं एग्जामिनेशन में और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाकी सिस्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, अल्पतंत्र, गुटतंत्र, तानाशाही, ये सारी व्यवस्थाएं दुनिया में देखी गई हैं। जब संविधानवाद नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आया, मैं डेमोक्रेसी के साथ एक और वर्ड आपको लेकर चलूंगा यहां, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, मतलब कि संविधानवाद पर। किस पर बेस्ड है साथियों? संविधानवाद पर, ठीक है। जब दुनिया में संविधानवाद नहीं आया, जब दुनिया में संविधान नहीं बना और लोगों को जब अधिकार नहीं मिले, तो उस स्थिति में डेमोक्रेसी थी या नहीं थी? उस स्थिति में डेमोक्रेसी तो नहीं थी। डेमोक्रेसी धीरे धीरे ओरिजिनेट हुई है। अब आप समझिए कि जब डेमोक्रेसी दुनिया में नहीं थी तो उससे पहले क्या सिस्टम दुनिया में चल रहा होगा। और कई जगहों पर आज भी कुछ सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वर्तमान में वो सिस्टम पूरे के पूरे समाप्त हो गए हैं। जैसे कि मैं एक आध एग्जाम्पल आपको देता हूं। दुनिया में पहले चलता था धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि जो धर्म की ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा है वही सब कुछ है। धर्म ग्रंथ आपको पता ही है। तो दुनिया चलती थी धर्म के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ा, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज में पुनर्जागरण आया, रेनेसा आया, उसके बाद में स्थितियां बदल गई। नई नई खोजें हुई, भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक खोजें हुई, अन्य नई खोजें हुई। उन खोजों के साथ साथ दुनिया में नई विचारधाराएं भी आईं। और जब नई विचारधाराएं आईं तो उन नई विचारधाराओं के साथ दुनिया में नई व्यवस्थाएं भी आईं, ठीक है। तो पहले चला धर्मतंत्र, धर्मतंत्र के बाद क्या आया? राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र जो है, हालांकि राजतंत्र धर्मतंत्र के साथ भी चल रहा था, मतलब जब राजा धर्म को बेस बनाकर सारे काम करे तो धर्मतंत्र ही होगा इनडायरेक्टली। लेकिन फिर आया राजतंत्र, राजा अपने हिसाब से सारे काम कर रहा है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वशक्तिशाली है।
इसी व्यवस्था पर आगे जाकर फिर एक व्यवस्था बनी तानाशाही, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको मिलती है। डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते हैं, जब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो वहाँ आपको डिक्टेटरशिप देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी हद तक चाइना में भी देखने के लिए, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल है, तो डिक्टेटर जैसा ही रूल वहाँ पर चल रहा है, तानाशाही वहाँ पर चल रही है। और तानाशाही के मामले में आपने हिटलर का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो कई सारे फेमस तानाशाह भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को सर्वशक्तिमान माना और अपने ही सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने चीज़ें चलाई। दुनिया में कई तंत्र देखने के लिए मिले हैं, लेकिन इन तंत्रों के बाद, मतलब इन सिस्टम्स के बाद दुनिया में जब लोग डेवलप हुए, जब लोगों को अपने अधिकार मिलना स्टार्ट हुए और जब लोगों ने क्रांतियां स्टार्ट की अपने अधिकारों के लिए, तो दुनिया में एक नया तंत्र उभर कर आया, वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। कि तंत्र जो अब चलेगा, जो पूरा सिस्टम अब चलेगा, वो लोगों के हिसाब से चलेगा, लोगों के अधिकारों के साथ चलेगा। लोगों को एक सरकार की जरूरत है, लेकिन वो सरकार लोगों के अधिकार ना छीने, लोगों को अधिकार दे, जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमारे होते हैं। तो इन सब के साथ दुनिया में डेमोक्रेसी का ओरिजिनेट हुआ। पहले ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा आया, वहां से संसदीय जो विशेष अधिकार है वो आना स्टार्ट हुए। और लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि लोगों की सरकार के, या सरकार बनाने में, या सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। जैसे कि भारत में जो सरकार कार्य करती है उसमें लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? चूंकि जो लोकसभा है या जो विधानसभाएं हैं, वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं, वो लोगों के द्वारा चुनकर ही भेजे जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि भारत की व्यवस्था किस प्रकार लोकतंत्र में है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस प्रकार हमारे यहाँ चल रहा है। तो डेमोक्रेसी का सीधा सा अपना एक मतलब है, वो ये है कि लोग जो हैं उनके द्वारा उनकी सरकार बनाई जाएगी और लोगों के लिए वो सरकार बनाई जाएगी जिसमें लोगों को एक मौलिक अधिकार, लोगों को कुछ मौलिक अधिकार भी मिलेंगे, जिन अधिकारों के साथ वो अपना भौतिक और आध्यात्मिक विकास जो है, अपना फिजिकल और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से कर पाए। तो बढ़ते हैं साथियों इसमें हम आगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में मैंने संविधानवाद भी लिया है कि संविधानवाद जो है उस संविधानवाद के साथ साथ ही लोकतंत्र भी आगे बढ़ा है। और वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाकर रखने के लिए संविधान का भी अपना एक बड़ा महत्व होता है। जहां जहां पर लोकतंत्र है वहां वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी चलती है, संवैधानिक सर्वोच्चता चलती है एक बेहतर तरीके से, जैसे कि अमेरिका है, भारत है, और दुनिया में वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो कौन है? इंडिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हिस्ट्री है, इतिहास है। तो लोकतंत्र का जो इतिहास है वो मैग्ना कार्टा के साथ साथ जो प्राचीन यूनान रहा है, वहां पर नागरिक परस्पर मिलकर राजनीतिक निर्णय करते थे। मतलब वहां पर जो नागरिक हैं परस्पर आपस में मिलते थे, उनकी मीटिंग होती थी और राजनीतिक निर्णयों में बड़ी भूमिका निभाते थे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ये दुनिया में लोकतंत्र का एग्जाम्पल है कि प्राचीन समय में भी निर्णय में लोगों की भूमिका होती थी, वर्तमान समय भी लोगों की भूमिका है निर्णय में, जो कि अपनी सरकार लोग खुद बना रहे हैं, इसलिए उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो लोकतंत्र का साथियों हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन यूनान में ये व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। इसके जस्ट बाद लोकतंत्र कैसे इस दुनिया में आया? जब ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा आया, उसके जस्ट बाद जब संसद को विशेष अधिकार मिले और जब संसद से राजा ने उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की, और राजा ने जब राजतंत्र लगाने की कोशिश की, और जब राजा ने अपने मनमाने ढंग से चीजें करने की कोशिश की, तो वहां के लोग इतने जागरूक हो गए थे कि वहां के लोगों ने क्रांति कर दी। ये थे तो अमेरिका जो उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो उस समय अमेरिका में लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हुए थे, और लोगों ने क्या किया, वहां पर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अमेरिका में भी एक रिवोल्यूशन हुआ, जिसको बोलते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन। 1776 से लेकर ये कहीं ना कहीं 1784 के आसपास तक चला है, और 1788 के आसपास तक आते आते अमेरिका में भी संविधान लगभग लागू हो चुका था। और दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। और इसी के साथ अमेरिका ने अपने संविधानों में वरीयता किसको दी? मौलिक अधिकारों को वरीयता दी। किसको वरीयता दी? मौलिक अधिकारों को। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन को दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने उपनिवेशिक काल का अंत कर अपने मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाया और दुनिया में एक नई लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों इसी में आगे, थोड़ा सा और देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ही आसपास 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और जब फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में जिस मुद्दे पर रिवॉल्यूशन हुआ, जिस मुद्दे पर क्रांति हुई, वो मुद्दा सबसे बड़ा था लिबर्टी,
मतलब स्वतंत्रता, इक्वेलिटी, समानता, ये सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, इन मुद्दों को लेकर वहां पर क्रांति। दैट मींस मौलिक अधिकारों की बात चल रही है। ये लोग क्रांति के माध्यम से सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको हमें मौलिक अधिकार देने ही पड़ेंगे, नागरिक स्वतंत्र है, ठीक है, और नागरिक को आपको स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स यह है कि जब लोग जागरूक हुए, जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने क्रांति के माध्यम से सरकारों को झुका लिया और डेमोक्रेसी वाले सिस्टम को इजाद किया कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारे हिसाब से चलेगी और हम उस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दैट मीन्स ये है कि जितने पद हैं वो सारे पद अब वंशानुगत नहीं रहेंगे, उन पदों में इलेक्शन भी होंगे, चुनाव भी होंगे और सरकार में नागरिकों की भूमिका भी रहेगी। तो दुनिया में किस प्रकार से लोकतंत्र का उदय हो रहा है आप देख पा रहे हैं। मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके मेंस के अप्रोच के हिसाब से इतनी डिटेल इनफ है कि दुनिया में किस किस तरीके से लोकतंत्र आया है या आ रहा है। तो इस तरीके से दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हो रही है और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। और जब धीरे धीरे कारवा जैसे जैसे बढ़ता गया तो अन्य देशों ने भी इस नई व्यवस्था को अपनाने में झिझक नहीं ली और उन्होंने नई व्यवस्था को अपनाया और लोगों को भी अधिकार दिए। लेकिन किस नई व्यवस्था ने लोकतंत्र को बहुत अच्छे स्वरूप में अपनाया, कहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है, इन सब चीजों पर भी साथियों आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कैसे बढ़ी आगे चीजें देखते हैं। अब हम आते हैं लोकतंत्र के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र उदय तो हो गया, लेकिन सभी जगहों पर एक जैसा लोकतंत्र थोड़ी ना है, सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र है। लोकतंत्र के भी कुछ प्रकार है। ठीक है, अब आप समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है आधार। देखिए, तीन आधार है जनता और शासन के संपर्क के आधार पर, कि जनता का शासन से संपर्क कैसा है, जनता जो है, पीपल जो है, उनका गवर्नेंस या गवर्नमेंट जो है उस गवर्नमेंट से संपर्क कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, उसके आधार पर, विचारधारा के आधार पर। ठीक है, थर्ड है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। तो साथियों पहला क्या है, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर। तो एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। थोड़ा सा एलिब्रेट इसको करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जो शासन के निर्णय होते हैं, निर्णय से मतलब दैट मीन्स ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जो लेजिस्लेचर हैं मतलब विधायिका, ये दोनों जो काम कर रहे हैं, ये दोनों काम सीधे लोगों की सहमति से किए जाते हैं। इन दोनों के कामों में लोगों का सीधा सीधा रोल होता है। लोग वहां बैठते हैं, जैसे जनता दरबार वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सीधे लोगों से बात की जाती है और लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, उस राय को ध्यान में रखते हुए शासन जो है निर्णय करता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि शासन की कार्य प्रणाली में, जो कार्य प्रणाली शासन की पूरी है, उस कार्य प्रणाली में जनता की सीधी सीधी भागीदारी, जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनरली प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, लेकिन यहां पर भी अब इस टाइप की चीजें कम ही देखने के लिए मिलती हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में एक आइडियल सिचुएशन में नहीं आ पाया है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष बनाए रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है साथियों, वो है जनसंख्या की। अब जस्ट एक इमेजिन, अब एक प्रैक्टिकल बात यहां पर आप सोच कर देखिए कि मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में हम लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी बाधा है वो है जनसंख्या। जनसंख्या जब बहुत ज्यादा होती है किसी देश की, तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाना इतना आसान नहीं है। हम कब तक जनता दरबार लगाएंगे, हम इतने सारे मुद्दों पर हमारे देश की सारी जनता से कैसे सीधे संवाद करेंगे, सारी जनता की कैसे वोटिंग कराएंगे। हर मुद्दे पर 10 से 15-20 दिन हर एक नया बिल आ रहा है संसद में, कुछ नए नए कार्य हो रहे हैं संसद में, एग्जीक्यूटिव नए नए कार्य हो रहे हैं। आप कैसे करेंगे कि हर मुद्दे पर जनता की राय ले लें? जनता के पास इतना समय होगा? और इतनी बड़ी जनसंख्या में जनता अपनी राय कैसे देगी आपको? तो कहीं ना कहीं जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर यह प्रणाली फेल है। इसलिए कहीं ना कहीं वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें देखने के लिए कम ही मिलता है। तो फिर कौन से लोकतंत्र का उदाहरण देखने के लिए मिलता है? वो मिलता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है वो शासन के कामों में सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है।
ध्यान रहे साथियों, सीधे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि जनता क्या करेगी, एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर वोटिंग करेगी और अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेगी, जैसा कि हमारे यहाँ पर होता है। भारत में, अमेरिका में, यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने के लिए मिलेगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन्स हम चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से 5 साल में, लेकिन हमें चांस ये मिलता है कि कुछ सालों के बाद हम हमारी सरकार को बदल भी सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ठीक है साथियों, तो हम क्या करते हैं, हम चुनाव के माध्यम से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को लोकसभा, ठीक है, और विधानसभाओं में भेजते हैं। वो वहां पर हमारे क्षेत्र की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, उन पर बात रखते हैं और उनके आधार पर नए नए कानून, बिल और जो अन्य चीजें हैं वो कराते हैं। दैट मीन्स कार्यपालिका और विधायिका, जो विधायिका कानून बनाती है, उन कानून बनाने में रोल भारत की जनता का भी है, लेकिन हमारा अप्रत्यक्ष तरीके से रोल होता है, चूंकि हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनकर वहां भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम वहां पर भेजते हैं। तो जनता की तरफ से वहां पर कौन काम कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे होते हैं, जनता के प्रतिनिधि काम कर रहे होते हैं। यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण साथियों क्या है, भारत है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब आप सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे, विचारधारा के आधार पर। तो विचारधारा के आधार पर 2 प्रकार का है, उदारवादी लिबरल और समाजवादी सोशलिस्टिक। लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। क्या मतलब है इसका? उदारवादी लोकतंत्र का मतलब यह है कि यहां पर जो पॉलिसीज है, जो सारी चीजें हैं, वो काफी उदार होती हैं, लिबरल होती हैं। ठीक है, मतलब उदारवादी लोकतंत्र में जनता पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ रीजनल रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम लगाए जाते हैं, साथ में उनके मौलिक जो कर्तव्य होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो भी उनको कम ही दी जाती हैं। तो जनता पर जनरली जो युक्त निर्बंधन हम बोलते हैं, जो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, वो भी यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इससे रिलेटेड है साथियों। सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, समाजवाद का मतलब क्या है? दुनिया में वर्ड चले पूंजीवाद, समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है कि समाजवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है इक्वालिटी लेकर आना, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, इन तीनों के स्तर पर इक्वालिटी लाना, समानता लाना, यह मुख्य उद्देश्य है समाजवाद का। लेकिन इक्वालिटी लेकर आएंगे, हम न्याय देंगे, जस्टिस देंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से देंगे, तो वो होता है समाजवादी लोकतंत्र। हम इक्वालिटी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों का खिलवाड़ नहीं करेंगे। और यह व्यवस्था आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेगी भारत में। इसके बाद साथियों आता है, ध्यान रहे, ये दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है संपर्क के आधार पर, बाकी क्वेश्चन कम ही यहां पर आते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे तो। लेकिन बड़ा क्वेश्चन आता है प्रकार का, तो फिर आप तो लिखना ही है फिर तो आपको। तो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है, ये बात है चुनाव की, कि किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव में कितनी पार्टियां भाग ले रही हैं। दुनिया में एक दलीय लोकतंत्र कम ही देखने के लिए मिलता है, सिंगल पार्टी। द्विदलीय लोकतंत्र देखने के लिए मिलता है, जैसे द्विदलीय लोकतंत्र आपको ब्रिटेन में भी देखने के लिए मिलेगा, यहां पर 2 पार्टी ही चुनाव लड़ती है मेनली, और अमेरिका में भी देखने के लिए मिलेगा, यहां पर भी मेनली 2 पार्टी ही चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में आपको बहुदलीय लोकतंत्र देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहां पर 1 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, किसमें? चुनाव में, इलेक्शन में। तो हमारे यहां पर कहीं ना कहीं पार्टी की संख्या के आधार पर बहुदलीय लोकतंत्र जो है देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथियों इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में एक नई व्यवस्था का इजाद भी हुआ है। जब हम बहुदलीय लोकतंत्र की बात करते हैं, दलों की संख्या के हिसाब से हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि भारत में संवैधानिक तौर पर बहुदलीय लोकतंत्र है। और मैं इंडिया की स्पेशली बात करूं, भारत की स्पेशली बात करूं, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है साथियों? बहुदलीय लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। लेकिन इस बहुदलीय लोकतंत्र में भी हमारे यहां 2 दल प्रधान हैं। पहले तो एक ही दल प्रधान हुआ करता था 1950 से लेकर 1995-96 के आसपास तक,
आप देखेंगे केंद्र में मेनली एक दल की सरकार ज़्यादा रही है, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा दल भी उभर कर सामने आया है और उसने भी अपनी सरकार बनाई है। लेकिन साथ में एक और चीज़ आई है साथियों इस बहुदलीय लोकतंत्र में, वो है गठबंधनीय सरकारें, कॉलिजन गवर्नमेंट। जो कॉलिजन गवर्नमेंट है उसका भी ट्रेंड आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। दो दल प्रधान हमारे यहां पर, दो दल प्रधान क्या, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इनके साथ साथ जो अन्य दल हैं, अन्य दल मतलब अन्य सहयोगी दल जिसको सपोर्टिव करने वाली पार्टियां हैं, इसके साथ भी जो अन्य सहयोगी दल हैं, अन्य सहयोगी दल, ये दोनों मिलकर क्या इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया, वो है एनडीए। दैट मींस ये कॉलिजन है, ये गठबंधन है। एनडीए जो है क्या है, वो गठबंधन है साथियों। कांग्रेस एवं अन्य दल इन्होंने मिलकर कौन सा गठबंधन बनाया, यूपीए। जब आप न्यूज में सुनते होंगे तो आप सुनते होंगे कि मनमोहन सिंह जी के समय, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय यूपीए सरकार थी। हाँ, कांग्रेस सरकार थी लेकिन कांग्रेस के अन्य दलों के साथ थे, दैट मींस यूपीए सरकार थी। अभी जो सरकार है वो सरकार एनडीए की है, मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल। तो भारत में बहुदलीय लोकतंत्र के साथ साथ सुचारू रूप से सरकार चलती रहे, इसलिए हमारे यहां पर गठबंधनीय सरकार का एक ट्रेंड चलने लगा है और गठबंधनीय सरकारें भी हमारे यहां पर बनने लगी है। क्लियर साथियों? तो बहुदलीय लोकतंत्र में गठबंधनीय सरकार एक नई व्यवस्था के रूप में उभरी है। क्लियर है साथियों इतना? तो ध्यान रहे आपको, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत में बहुदलीय लोकतंत्र चलता है। क्लियर साथियों? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि लोकतंत्र के प्रकार वगैरह क्या हैं, जब वो क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए इसमें जस्ट थोड़ा सा आगे, इसी के जस्ट आगे, ये टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में किस प्रकार का डेमोक्रेसी है हमने बता दिया कि भारत में अगर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इसके आधार पर भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों है? अभी बताया। इसके आधार पर भारत में समाजवादी लोकतंत्र ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। दोनों के मिले जुले तत्व हैं, लेकिन इसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर भारत में एक दलीय व्यवस्था थोड़ी सी देखने के लिए मिली शुरू में। द्विदलीय व्यवस्था भी अभी जो चल रही है वो लगभग द्विदलीय व्यवस्था जैसी स्थिति है, लेकिन संविधान के अनुसार बहुदलीय पार्टी सिस्टम है और बहुदलीय में हमारे यहाँ टू कॉलिजन सिस्टम, मतलब कि द्विगठबंधनीय सरकार की जो व्यवस्था है वो भी हमारे यहाँ पर आ चुकी है। कॉलिजन सिस्टम भी हमारे यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है साथियों इतना? तो साथियों फिर से मैं सारा का सारा आपको बता दे रहा हूं पूरा एक रिवीजन के फॉर्मेट में कि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपका हुआ है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के इंट्रोडक्शन में आपने किन किन चीजों को देखा है। फिर से एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम रिवीजन करते हैं, पूरा देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर हमने स्पेशली बात की है दोनों लेक्चर्स को मिलाकर। तो देखिए, राज्य के तत्व चारों आपके सामने क्लियर है, इन पर हमने बात की है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका इंट्रो मैंने आपको समझाया है। कार्यपालिका का जो प्रकार है, जो टाइप्स हैं, वो मैंने आपको समझाया है। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या है, संसदीय कार्यपालिका क्या है, दोहरी कार्यपालिका क्या है, बहुल कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है और इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। जब भी अपनी बात को आप लिखें तो एग्जांपल के साथ कोड कर लिखें, ध्यान रखें किस देश में कौन सी व्यवस्था है। ये तो मैंने आज ही के लेक्चर में पूरा एलिब्रेट किया है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, बेस्ड ऑन स्टेट सेंटर रिलेशन, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिलेशन, तो 2 संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, ये हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है साथियों? इसके जस्ट बाद हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो लोकतंत्र का हमने विकास देखा कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ दुनिया में, और वर्तमान में लोकतंत्र किस किस आधार पर कितने कितने प्रकार का है, किन किन देशों में कैसा कैसा लोकतंत्र चल रहा है, वो भी हमने शॉर्ट में कहीं समझने का प्रयास किया है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं सीधे। ये पूरा है पॉलिटिकल सिस्टम का परिचय, लेकिन कुछ और बातें हैं। विधायिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, तो थोड़ा परिचय विधायिका का, थोड़ा परिचय न्यायपालिका का, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु, और साथ में वर्तमान समय में दुनिया के सामने संविधानवाद या लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां उपस्थित हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें रहेंगी और यही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो है आपका अगला लेक्चर होने वाला है। ठीक है साथियों? तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हुआ होगा, आपने काफ़ी कुछ नया यहाँ से सीखा होगा। जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है उनका बिल्कुल रिवीजन हुआ होगा। ठीक साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ इसी जोश और जुनून के साथ, पढ़ते रहिए निरंतर, बढ़ते रहिए आगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।